जय हिंद दोस्तों। बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं बाल विकास का क्लास 9th है। इसके पहले के 8 क्लास अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के, या अदर्स स्टेट में जो टीईटी एग्ज़ाम होते हैं, या फिर सेंट्रल लेवल में जो सीटीईटी का एग्ज़ाम प्रत्येक ईयर होता है, उन सभी में बाल विकास का पार्ट पूछा जाता है। उन सभी के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें 1000 ऑब्जेक्टिव कवर किया है। हर एक पार्ट में 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके चल रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है, ठीक है ना। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा देरी तक नहीं रुकेंगे और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझेंगे, हम फटाफट रिवीजन करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम यहाँ से 801 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। इसके पहले के 800 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन निम्न वैज्ञानिकों में से किसका है? आपके ऑप्शन है 1 पेंटर, बी जो दूसरा ऑप्शन है क्या कह रहा है स्टर्न, 3 रायबर्न या 4 काविन। तो किसका यह कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही जवाब हो जाएगा रायबर्न जी ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 1 केली एवं थर्स्टन ने, 2 वाइगोत्स्की एवं पियाजे ने, 3 वुडवर्थ एवं लेविन ने, या 4 थॉर्नडाइक एवं स्किनर ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, केली एवं थर्स्टन ने ऐसा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है 1 स्पीयरमैन ने बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता में बांटा है। दूसरा कह रहा है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। तीसरा कह रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन का एक भाग है। तीसरा कह रहा है, आरबी कैटल ने तरल तथा ठोस बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। ये एक सत्य कथन नहीं है, ठीक है ना। हमको नहीं वाला जवाब चयन करना था, तो ये सत्य कथन नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। फर्स्ट कथन क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों अर्थात सामाजिक, अमूर्त तथा मूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। दूसरा कह रहा है, बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा कथन है, बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। अब हमको बताना है बुद्धि के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे। 1 नंबर है 1 व 2 कथन सही है। 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 व 3 कथन सही है। 3 नंबर है 3 एवं 1 नंबर कथन सही है। और 4 नंबर कह रहा है कि इस उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सही हैं, ठीक है ना। ये हमारे तीनों कथन क्या हैं? सही हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आ गया कथन वाला, ठीक है। ये 3 कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। कथन पहला क्या कह रहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। दूसरा कथन है, स्थानिक बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने के में किया जाता है। तीसरा कथन है, गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। केवल 1 नंबर सही है, दूसरा केवल 2 सही है, या तीसरा कह रहा है केवल 3 नंबर, और चौथा कह रहा है ये सभी सही हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि चारों जो भी तीनों कथन हैं ये सारे सही हैं, ठीक है ना। तीनों कथन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमको छांटना है। आपके ऑप्शन है इस प्रकार। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सर्वप्रथम एल्फ्रेड बिने द्वारा सफल प्रयास किया गया, ये 1 नंबर था। दूसरा कह रहा है वेस्लर वैल्यूब
परीक्षण का निर्माण 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण में लेने के लिए किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों पर किया जाता है। और चौथा कथन क्या कह रहा है आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है या गलत है उसको चयन करना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता, यह एक गलत कथन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेसलर के बुद्धि लब्धि के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच हो तो वह क्या होगा, मतलब वो किस प्रकार की बुद्धि होगी। आपके ऑप्शन 1 श्रेष्ठ बुद्धि, 2 सामान्य बुद्धि, 3 क्षीण बुद्धि या 4 मंद बुद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, वह कैसी बुद्धि होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी। मतलब 120 से 129 तक यदि है किसी की बुद्धि लब्धि तो वह एक श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। आपके ऑप्शन है 1 शैक्षिक मार्गदर्शन, 2 है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालक पर या अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, तीसरा कह रहा है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग से के लिए बुद्धि परीक्षण करना, या 4 बुद्धि परीक्षण के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करना। इसमें से कौन सा दृष्टिकोण जो है सही नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, यह एक गलत दृष्टिकोण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा, तो बुद्धि लब्धांक कितना होगा। आपके ऑप्शन है 1 90, 2 80, 3 110 या 4 70। बुद्धि लब्धांक कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, अब बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है 1 क्षीण बुद्धि, इसका है बुद्धि लब्धांक 70 से 79, दूसरा है सामान्य बुद्धि जिसको हम 90 से 109 मानते हैं, तीसरा उच्च सामान्य बुद्धि 110 से 119, या 4 प्रतिभाशाली बुद्धि 160 या उससे ऊपर। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रतिभाशाली बुद्धि 160 या उससे ऊपर मानी जाती है, यह एक गलत जवाब है या गलत जोड़ा है, सुमेलित गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है किस प्रकार की बुद्धि कहलाएगी 90 से 110 के बीच की बुद्धि। आपके ऑप्शन है 1 सामान्य बुद्धि, 2 प्रखर बुद्धि, 3 उत्कृष्ट बुद्धि या 4 प्रतिभाशाली बुद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है, क्या प्रतिस्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है 1 सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, दूसरा लोगों के स्थान पर जानवरों को, तीसरा पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या 4 वयस्कों के स्थान पर बालकों को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन है 1 स्टर्न, 2 बिने, 3 टर्मन या 4 इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि जिसने मापना सिखाया जो इसके जन्मदाता हैं कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 टर्मन जी ने बुद्धि लब्धि का मापन किया सबसे प्रथम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं मैकडूगल, या 2 टर्मन, 3 नंबर है थॉर्नडाइक, या 4 बर्ट। किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। आपके ऑप्शन है 1 110, 2 100, 3 120 या 4 140। कितनी हो जाएगी बुद्धि लब्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 120 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपके ऑप्शन है 1 स्पीयरमैन ने, 2 थर्स्टन ने, 3 गिलफोर्ड ने, या 4 गेने ने। किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं।
आपके ऑप्शन है एक भाषा, दो सृजनात्मकता, तीन अंतर्वैयक्तिक कौशल या चार अंतर वैयक्तिक कौशल। यहाँ दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अंतः वैयक्तिक कौशल है 4 और अंत वैयक्तिक कौशल 3 नंबर है, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 9 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है एक स्थान संबंधी अभियोग्यता, दो भावनात्मक अभियोग्यता, तीन अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता या चार भाषात्मक अभियोग्यता। इसमें से कौन सा जो अभियोग्यता है वो नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 भावनात्मक अभियोग्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभियोग्यताओं के संदर्भ में सब सही कथन क्या है। अभियोग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन है एक समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, दूसरा कह रहा है सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, तीसरा नंबर कह रहा है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या चार उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। जितने भी दिए गए हैं वो सभी अभियोग्यता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है। आपके ऑप्शन है एक नियम प्रतिकूलन सिद्धांत, दो गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, तीन स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, या चार वार्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा समर्थन करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी कितनी होगी। आपके ऑप्शन है एक 9 वर्ष, 2 10 वर्ष, 3 12 वर्ष, या 4 क्या कह रहा है 14 वर्ष। कितनी होगी आयु। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 12 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित होंगे। वह किससे प्रभावित होंगे आपको बताना है। आपके ऑप्शन एक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, दो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, तीन गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या चार वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। किससे प्रभावित होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो बुद्धि लब्धांक समानता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, किससे होता है। तो इसका ऑप्शन है एक मध्यम से, दूसरा कम से कम, या 3 पूर्ण से, या 4 उच्च से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उच्च से। यहाँ हमारा वाक्य क्या बन जाएगा। बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाएगी योग्यता। आपके ऑप्शन है एक तार्किक गणितीय बुद्धि, या 2 प्राकृतिक बुद्धि, 3 भाषिक बुद्धि, या 4 स्थानिक बुद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 प्राकृतिक बुद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। क्या होती है। औसत होती है मतलब सामान्य होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन है एक बुद्धि और जातीय भिन्नताओं पर, या 2 बुद्धि के वितरण, 3 बुद्धि की वृद्धि पर, या 4 बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बुद्धि के वितरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी। आपके ऑप्शन है एक 15 वर्ष, 2 12 वर्ष, 3 8 वर्ष, या 4 14 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 12 वर्ष होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय किसके सिवाय देता है। आपके ऑप्शन है एक संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, दूसरा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, तीसरा नंबर कह रहा है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, या 4 नंबर कह रहा है विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 2
बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, यहाँ खाली जगह है इसको भरना है, के अलावा निम्नलिखित के द्वारा शब्द समर्थित किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, एक जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, दूसरा एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, दूसरा बहुबुद्धि सिद्धांत, या चौथा कह रहा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक इसका सही जवाब हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका परीक्षण का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, एक असमूह बुद्धि लब्धांक का, दो व्यक्तित्व का, तीन मौखिक बुद्धि लब्धांक का, या चार संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक का। किसका परीक्षण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चार इसका सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक का परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? आपके ऑप्शन है, एक शैल चिकित्सक, दो कवि, तीन वाचक, या चार राजनीतिक नेता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक शैल चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, यहाँ खाली जगह है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपको भरना है। आपके ऑप्शन है, एक घटता घटता, दूसरा घटता प्रभावित नहीं करता, या तीसरा बढ़ता और घटता, चौथा बढ़ता और बढ़ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो, घटता और प्रभावित नहीं करता, अर्थात यहाँ पहले में घटता हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शन है, एक संदर्भगत, दो अवयवभूत, तीन सामाजिक, या चार आनुभविक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? आपके ऑप्शन है, एक शिक्षार्थी में अनुबंधित कौशलों पर, या दो सामान्य बुद्धि पर, तीन विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, या चार प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चार, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समक्ष शिक्षक की योग्यता बनाती है। क्या योग्यता बनाती है? आपके ऑप्शन है, एक निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास की, दूसरा शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने की, तीसरा विविध विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, चार नंबर कह रहा है शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीन, विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? आपके ऑप्शन है, एक बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती हैं, दूसरा कह रहा है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, तीसरा यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या चौथा कह रहा है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। इसमें से कौन सा एक आलोचना है या बुराई है उसकी? ऑप्शन एक इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। यह एक प्रकार की बुराई है, ठीक है ना, बहुबुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? आपके ऑप्शन है, एक स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या तीसरा बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, या चार कह रहा है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाटिया बैटरी का उपयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? आपके ऑप्शन है, एक व्यक्तित्व के परीक्षण में, दूसरा बुद्धि में, या तीसरा सृजनात्मकता के परीक्षण में, या चार अभिवृत्ति के परीक्षण में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो, बुद्धि के परीक्षण में इस बैटरी का उपयोग किया जाता है। भाटिया बैटरी याद रखिएगा।
थर्स्टन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है एक बुद्धि से, दूसरा अभिवृत्ति से, तीसरा मूल्य से, या चार व्यक्तित्व से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो, अभिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्ध के संबंध में क्या सत्य है? आपको चयन करना है। ऑप्शन है एक बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, दूसरा कह रहा है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, तीसरा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या चौथा कह रहा है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? जो 16 पीएफ है उसका प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? आपके ऑप्शन है एक सृजनात्मकता के मापन में, दूसरा अभिरुचि के, या तीसरा व्यक्तित्व, या चौथा दबाव। किसके मापन में इसका प्रयोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीन, व्यक्तित्व के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने तैयार किया था या दिया था? आपके ऑप्शन एक कैटेल ने, या दो गिलफार्ड ने, या तीन थर्स्टन ने, और चार नंबर है स्पीयरमैन ने। तो किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, कैटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, या दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तीसरा या तो एक या दो, और चौथा कह रहा है एक और दो दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चार, एक और दो दोनों सही है। सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता दोनों बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है एक, यह शोधाधारित नहीं है, और दूसरा कह रहा है विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, और तीसरा कह रहा है प्रतिभाशाली बुद्धियाँ विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। चौथा नंबर है इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है, एक बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता? आपके ऑप्शन है एक, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, दूसरा यह सभी बात बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, तीसरा यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या चौथा यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल या सुसंगत नहीं है। किस वजह से इसको क्या नहीं किया जा सकता है, वैध नहीं माना जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, ऑप्शन एक है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इस वजह से क्या है, ये बुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन है एक, विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं, दूसरा कह रहा है कथन अनुदेशक के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए, तीसरा है मस्तिष्क के एक भाग में हुई छत से केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, और चौथा है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यह विचार के द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा यह विचार दिया गया है? आपके ऑप्शन है एक, E.L. थॉर्नडाइक, दो जीन पियाजे, तीन J.B. वाटसन के द्वारा, या चार लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा यह विचार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? आपके ऑप्शन है एक, याद रखना या याद करना, या दूसरा गतिक करना, तीसरा विचार करना, या चार सहानुभूति देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चार, सहानुभूति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, कारक जी का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है एक, आनुवांशिक बुद्धि, दो उत्पादक बुद्धि, तीन वैश्विक बुद्धि, या चार सामान्य बुद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीन, वैश्विक
ऑप्शन 3 में क्या है, सामान्य बुद्धि। यहाँ क्रम थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। सामान्य बुद्धि इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? आपके ऑप्शन है 1 अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से, दूसरा प्राकृतिक बुद्धि से, तीसरा चाक्षुष स्थानिक बुद्धि से, या 4 कह रहा है अस्तित्वपरक बुद्धि से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? आपके ऑप्शन 1 व्यवहारिक बुद्धि, 2 प्रयोगात्मक बुद्धि, 3 संसाधनपूर्ण बुद्धि, या 4 गणितीय बुद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? आपके ऑप्शन 1 डेविड वेसलर ने, या 2 एल्फ्रेड बिने ने, या 3 चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, या 4 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन 1 अंतःवैयक्तिक, 2 भाषिक, 3 गणित गतिकी, या 4 अंतर्वैयक्तिक। तो किस बुद्धि की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, जिसको हम IQ बोलते हैं, वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? आपके ऑप्शन है 1 मूर्ख श्रेणी में, 2 मंद बुद्धि, 3 सामान्य बुद्धि, या 4 प्रतिभाशाली श्रेणी में। तो 140 से अधिक वाले को किस में रखा जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रतिभाशाली बुद्धि के कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। जो बिने साइमन परीक्षण होता है उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? आपके ऑप्शन 1 सामान्य बुद्धि का, 2 विशिष्ट बुद्धि का, 3 अभिवृत्ति का, या 4 अभिक्षमता का। इसके द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आपके ऑप्शन है 1 थॉर्नडाइक ने, 2 गिलफर्ड ने, 3 स्पीयरमैन ने, या 4 बिने साइमन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बिने साइमन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? आपके ऑप्शन 1 पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, 2 केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, 3 इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें, या 4 पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है या देगा वह हो सकता है, वह क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है 1 संगीतमय, दूसरा अंतःवैयक्तिक, तीसरा आध्यात्मिक, या 4 भाषा विषयक। ऑप्शन में 4 में क्या दिया है? भाषा विषयक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन 1 अनुकूलन चिंतन से, दूसरा स्मृति आधारित चिंतन से, तीसरा अपसारी चिंतन से, या 4 अभिसारी चिंतन से। किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। किस प्रकार की बुद्धि? आपके ऑप्शन 1 शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, या 2 संगीतमय, 3 भाषाई, या 4 स्थानिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 संगीतमय बुद्धि क्या थी? उच्च स्तरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शन 1 बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, दूसरा बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेद आदि। तीसरा कह रहा है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता होती है, और चौथा है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्धि है, अब बताना है कि बुद्धि क्या है। आपके ऑप्शन 1 सामर्थ्यों का एक समुच्चय, दूसरा
एक अकेला और जातीय विचार, तीसरा दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या 4 एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, समस्याओं का एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। क्या है बुद्धि? सामर्थ्यों का एक बड़ा समुच्चय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है? आपके ऑप्शन है इस प्रकार। एक, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तीसरा, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। और चौथा है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तोकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह क्या करना चाहिए? ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। क्या उच्च होंगे? आपके ऑप्शन 1, सृजनशीलता, या 2, अध्ययन, 3, विश्लेषण करने की क्षमता, या 4, अच्छे अंक प्राप्त करने की क्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सृजनशीलता। क्या कह रहा है वाक्य? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। क्या होंगे? ये जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि सृजनशीलता भी उनकी उच्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन 1, प्रत्याहन विधि का, या 2, तार्किक विधि का, 3, पहचान विधि का, या 4, पुनः सीखना विधि का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तार्किक विधि का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? स्मृति के मापन में या बुद्धि के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाएगी? आपके ऑप्शन 1, एस कारक, 2, जी कारक, 3, विशिष्ट कारक, या 4, सांस्कृतिक बुद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जी कारक कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या क्या है? आपके ऑप्शन 1, 90, 2, 110, 3, 135, या 4, 120। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेमंड कैंटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन 1, 13, 2, 15, 3, 16, 4, 14। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा एक माध्यम है किसका? आपके ऑप्शन 1, भावों को अभिव्यक्त करने का, दूसरा विचारों को अभिव्यक्त करने का, तीसरा भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का, या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक सांवेगिक अभिव्यक्त प्रस्तुत करता है। आपके ऑप्शन 1, रोकर, 2, हंसकर, 3, रोकर एवं हंसकर दोनों द्वारा, या 4, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, रोकर एवं हंसकर दोनों द्वारा प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? आपके ऑप्शन 1, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, 2, भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है, तीसरा, भाषा का जुड़ाव संस्कृति एवं सभ्यता से होता है, ये 4, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा नहीं हो सकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा, रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। या तीसरा कह रहा है, जब बच्चों को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देता है। स्वनिम एवं रूपम के संदर्भ में उपरोक्त में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन है इस प्रकार, 1 और 3। पहला कह रहा है 1 और 3 सही है, दूसरा 2 और 3 सही है, या तीसरा 3 एवं 1 कथन सही है, और चौथा कह रहा है ये सभी कथन सही हैं। अब चयन करना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये चारों कथन क्या हैं? सही हैं। ठीक है ना, ये जितने भी तीनों कथन हैं उपरोक्त में, ये तीनों कथन सही हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नवजात शिशु ध्वनि को पहचानना आरंभ कर देता है।
वह कितने माह का है, कितने माह से मतलब कोई बच्चा जो होता है कितने माह से ध्वनि को पहचानना आरंभ कर देता है। आपके ऑप्शन है 1 3 से 4 माह में, या 2 5 से 6 माह में, 3 6 से 7 माह में, या 4 से 5 माह में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 6 से 7 माह में ध्वनि को पहचानना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से भाषा सीखने का कौन सा साधन है। आपके ऑप्शन है 1 अनुकरण, 2 खेल, 3 बातचीत, या 4 ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। पहला कथन है प्रथम 3-4 वर्ष तक के बालकों का दायरा अपने तक या अपने माता पिता भाई बहनों तक सीमित होता है। क्या कह रहा है, यदि बच्चा कोई 3 या 4 वर्ष तक है तो उसका दायरा जो होता है अपने परिवार या माता पिता भाई बहन तक ही सीमित होता है। दूसरा कथन कह रहा है 4 वर्ष की अवस्था में बालकों के पास लगभग 1600 शब्दों का संग्रहण हो जाता है। और तीसरा कथन कह रहा है कि किशोरावस्था में शब्दकोश का दायरा विस्तृत हो जाता है भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में। अब हमको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, केवल 1 नंबर सही है, 2 नंबर, या 3 नंबर, या फिर इसमें से सभी कथन सही हैं। तो आपको सही जवाब चुनना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से जो कथन दिए गए हैं तीनों कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा से अनुकरण या अकल के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास के संदर्भ में यह कथन है किसका है। आपके ऑप्शन है 1 बंडूरा का, 2 शैली का, 3 चोमस्की का, या 4 पियाजे का। तो यह किसका कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बंडूरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास संबंधित है। आपके ऑप्शन 1 अनुकरण का सिद्धांत, 2 अनुबंधन का सिद्धांत, 3 परिपक्वता का सिद्धांत, या 4 ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है। आपके ऑप्शन 1 बुद्धि, 2 स्वास्थ्य, 3 जनसंचार माध्यम, या 4 ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन 1 स्पष्ट उच्चारण, 2 हकलाना, या 3 तुतलाना, या 4 ध्वनि परिवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 स्पष्ट उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन है, अब इसके बारे में विचार करना है। आपके ऑप्शन 1 चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है, दूसरा चिंतन तर्क आधारित होता है, तीसरा चिंतन मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको चयन करना है। ऑप्शन है 1 नंबर कथन सही है, या 2 नंबर, या 3 नंबर, या इनमें से सभी कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से जितने भी कथन हैं ये तीनों सही हैं। ठीक है ना, तीनों कथन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं। चिंतन के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। आपके ऑप्शन है 1 पियाजे का, 2 चोमस्की का, 3 सरली का, या 4 वाइगोत्स्की का। किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 पियाजे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। अब फिर से 3 कथन दिए गए हैं, इनके बारे में विचार करना है। आपके ऑप्शन है 1 तर्क उद्देश्यपूर्ण होता है, कथन 2 है तर्क चिंतन का एक मुख्य पक्ष होता है, और कथन 3 कह रहा है अधिकतम वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के होते हैं। तर्क के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है 1 और 2 कथन सही है, 2 या 3 कथन सही है, 3 एवं 1 कथन सही है, या फिर ऑप्शन 4 में दिया है ये सभी कथन सही हैं। अब आपको चुनना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी कथन दिए गए हैं ये सारे सही होंगे। ठीक है ना, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कथन को हमको चयन करना है। आपका कथन है फर्स्ट नंबर सृजनात्मक चिंतन सोचने की एक नवीनतम तकनीकी है, दूसरा यह चिंतन खोज आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देती है, तीसरा सृजनात्मक चिंतन को अभिसारी चिंतन भी कहा जाता है, और चौथा कह रहा है यह चिंतन किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित हो जाती है। तो इसमें से 3 कथन ऐसे हैं जो सही हैं और 1 कथन गलत है, उसको हमको चयन करना है। तो जो गलत कथन है ऑप्शन 3 में है, सृजनात्मक चिंतन को अभिसारी चिंतन भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय समाज का बहुभाषिक विशेषता
को देखा जाना चाहिए। किस प्रकार से देखना जाना चाहिए? आपके ऑप्शन 1 विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के साधन के रूप में, दूसरा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यताओं की चुनौती के रूप में, तीसरा शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को में बाधा के रूप में। किस रूप में देखा जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के साधन, जो संसाधन होते हैं उसके रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, आपके ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, या 2 अधिगम को सरल बनाएगा, 3 बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या 4 प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो मातृभाषा में पढ़ाना या शिक्षा देना किस प्रकार से बेहतर हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन 1 पूर्व प्राथमिक कक्षा को, 2 नंबर कह रहा है प्ले वे विद्यालय को, ये 3 नंबर कह रहा है घर को, या 4 नंबर कह रहा है उपरोक्त सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 घर को क्या माना जाता है? प्राथमिक शिक्षा की प्रथम कक्षा माना जाता है घर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। आपके ऑप्शन है 1 भाषा, 2 द्विभाषा, 3 त्रिभाषा, या 4 बहुभाषा। कितनी भाषा निहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बहुभाषा निहित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। आपके ऑप्शन 1 प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, 2 प्रतिक्रिया चयन, 3 पूर्व प्रक्रमण, या 4 श्रेणीकरण। तो उपरोक्त चरणों का सही क्रम बताना है। किस प्रकार से इसका क्रम है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1 BDCA, या 2 CADB, 3 CBDA, ये 4 नंबर है CDBA। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही क्रम हो जाएगा CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपके ऑप्शन 1 स्वनिम, 2 संकेत प्रयोग विज्ञान, 3 वाक्य, या 4 रूपिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वनिम जो है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है 1 मॉडलिंग से, या 2 अनुकरण से, 3 अपसारी चिंतन से, या 4 अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैडम चाय खाती है वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन 1 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा कथन क्या है? अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा कह रहा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। चौथा कह रहा है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो सही लग रहा है आपको? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत होता है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 1 दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा अच्छा उसके दादाजी आए हैं ये होना चाहिए। या चौथा कह रहा है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं ये होना चाहिए। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अच्छा उसके दादाजी आए हैं। जैसे ही आप सुनेंगे कि किसी बच्चा ने बोला कि उसके दादा आया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अच्छा उसके दादाजी आए हैं, इस प्रकार से आपकी प्रतिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। था फा व चा ध्वनियाँ हैं। आपके ऑप्शन 1 स्वनिम ध्वनियाँ, या 2 रूपिम, या 3 लेखिम, या 4 शब्दिम। किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लेखिम ध्वनियाँ हैं, लेखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? आपके ऑप्शन 1 बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, या 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, 3 उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या 4 भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें से कौन सा गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यह एक गलत बात होगी, या भाषा विकास में सहयोग करने का ये गलत तरीका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम संभावना वाला युग्म कौन सा है, आपको चयन करना है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित एक ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। ये कथन किसके द्वारा है? चामस्की के द्वारा। दूसरा कह रहा है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। इसका कथन क्या है या सामने क्या है? वाइगोत्स्की। तो तीसरा नंबर है भाषा विचार पर आधारित है, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। या चौथा कह रहा है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। तो किस इसमें से कौन सा एक गलत होगा या ना के बराबर उसकी सही होने की संभावना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.F. स्किनर। यह एक ना के बराबर सही होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। आपके ऑप्शन 1 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा को, या 2 विद्यार्थी के मध्य सामंजस्य की स्थापना को, समस्या को, या 3 अध्यापक में कुंठा को, या 4 सीखने में समृद्ध संसाधन को। तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सीखने के समृद्ध संसाधन को क्या करेगी? उत्पन्न करेगी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय जरूर लिखें, और अब आप ये भी लिखें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को फिर लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।